हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय हिंदी का न्यू मॉडल पेपर, जो कि 2025 और 26 के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि 2025-26 का न्यू मॉडल पेपर हिंदी विषय का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर के आए हैं। आपकी जो परीक्षाएं 18 फरवरी से स्टार्ट हैं और हिंदी का जो आपको पहला पेपर लगा हुआ है, उसके लिए आज की वीडियो जो आपके लिए है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लगभग 30 नंबर तो 70 में से मिलने के चांस केवल और केवल इसी वीडियो से हैं, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर है यह खुद यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर से डाउनलोड किया गया है। यानी यूपी बोर्ड का जो वेबसाइट है वहाँ पर ये मॉडल पेपर आपको दिया गया है। एक फॉर्मेट दर्शाता है कि आपका किस हिसाब से पेपर बनना है। तो आप इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कीजिएगा। हम आपको इसको पूरा सॉल्व करके हल करके बता रहे हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अच्छे से पढ़ें, तब आपको ये मालूम होगा कि हमारे पेपर में कितना क्वेश्चन फंस रहा है। इसको आप एक बार लिख कर भी सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं सभी प्रश्नों का हल, और इसमें जो निर्देश हैं कितने नंबर का है ये सब आपके इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, आपका जो नंबर है वह पूर्णांक 70 नंबर का होगा। आपको जो समय दिया रहेगा वह 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आगे लिखा रहता है जो 15 मिनट है वह आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन किसके पास इतना समय है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। इसीलिए जो निर्देश हैं, पेपर देने से पहले इन सभी निर्देश को एक बार पहले से ही घर से ही पढ़ के जाओ। ये जो निर्देश है सेम ही निर्देश आपको बोर्ड की कॉपी में भी देखने को मिलेगा। तो पहले से ही इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला निर्देश है कि जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। फिर है प्रश्न पत्र 2 भाग में है, खंड नंबर आ, खंड नंबर बा, 2 में यह विभाजित है। तीसरा निर्देश है प्रश्न पत्र में जो खंड नंबर आ है वह बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR सीट पर नीले अथवा काले पॉइंट पेन का उपयोग करते हुए सही विकल्प पर गोले को पूर्ण रूप से भर देना है, यानी काला कर देना है। ठीक है भैया। उसके बाद अगला निर्देश जो दिया गया है वह यह है कि खंड नंबर जो आ है वह बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी कि आपने एक बार गोला कर दिया तो फिर आप उसमें व्हाइटनर ना लगाएं, उसको कट पिट वाला काम ना करें, काटे वटे नहीं तो आपका जो नंबर है वो हो जाएगा क्या, अमान्य हो जाएगा, वो फिर माना नहीं जाएगा। अगला निर्देशक प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। तो जो निर्देश है आपका, इतने निर्देश आपको दिए जाते हैं, इन सभी को आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं अपने पेपर को। सबसे पहले खंड नंबर आ आता है। सबसे पहले क्या आएगा, खंड नंबर आ आता है। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, सभी 1-1 नंबर के होंगे। तो चलिए क्रम से 20 प्रश्न को हल करते हैं विथ आंसर। पहला प्रश्न आपका है कि दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है A 1943, B 1951, C 1959 और D 1979 ईस्वी में। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर है वह है 1951। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, जो है तार सप्तक। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा। और थोड़ी सी जानकारी और ज़्यादा बताएं कि जो सप्तक है वो 4 प्रकार, मतलब 4 सप्तक हैं। एक का नाम तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। ये जो चारों हैं इन सभी का प्रकाशन वर्ष याद कीजिए। पहले का है 1943, फिर दूसरे का है 1951, तीसरे का है 1959 और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन है 1979 ईस्वी। तो क्रम से तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष लिखा भी गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला तार सप्तक जब प्रकाशित हुआ 1943 में, तो उसके जस्ट 8 साल के बाद 1951 में फिर से तार सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसका नाम रखा गया दूसरा सप्तक। और इसके फिर 8 साल के बाद
दूसरा तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ और तीसरे के बाद फिर 20 साल का इंतजार करना पड़ा, फिर जाकर के 1989 में चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर है आपका 1951 ईस्वी। इसी के साथ हमने 3-4 प्रश्न इससे मिलते जुलते और हल कर लिए। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 पर। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी इसमें से है? उर्वशी, साकेत, पल्लव और कामायनी। इन चारों में से जो पंत जी की रचना है वह है पल्लव। यह पंत जी की रचना है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताएं तो उर्वशी दिनकर साहब की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। तो ऐसे भी बचा कौन सा ऑप्शन? बी। तो ये बी आपका राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। तीसरा प्रश्न आपका है कि छायावाद की मुख्य विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण और भक्ति की प्रधानता। तो जो छायावाद है उसकी जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि जो युद्धों का सजीव वर्णन है ये आपको आदिकाल में मिल जाता है। अगर पूछ लेता आदिकाल की विशेषता तब आप युद्धों का वर्णन करते, और भक्ति काल में तो भक्ति की प्रधानता थी। तो जो छायावाद है, छायावाद में आपकी प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का मानवीकरण। अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4। प्रश्नोत्तर नंबर 4 आपके सामने है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? विकल्प है आपका द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग और भारतेंदु युग। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वह आपके द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 5 और ये बहुत ही मस्त प्रश्न आया है इस बार पेपर में कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधु। तो इन 4 लोगों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। इस प्रकार से 5 प्रश्न हो गए। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है कि अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? यहाँ पर मॉडल पेपर में टाइपिंग मिस्टेक है हमको लगता है, क्योंकि अजात सूत्र कर दिया गया है, होना चाहिए अजात शत्रु। यहाँ पर त्रा पे छोटे को मात्रा लगेगी। अजात शत्रु के नाटककार कौन है? आपके सामने ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, ये सब जो नाटक हैं वह जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7। इलाचंद जोशी जी की जो कहानियाँ थी उनका विषय क्या था? तो इलाचंद जोशी ने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं उन सभी में मनोवैज्ञानिक जो विषय है उसको उन्होंने उजागर किया था। जितनी भी कहानियाँ हैं उसको मनोवादी यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो है वो इनकी कहानियों का मूल विषय हुआ करता था। 8वां है सन 1080 से 1936। गलत टाइपिंग है यहाँ पर भी है, ये होना चाहिए 1918 से 1936 ईस्वी। 1918 से 1936 ईस्वी का जो समय है वह किस युग का है? तो 1918 से 1926 का जो युग है वह है शुक्ल युग। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? शुक्ल युग भी है, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग। तो आपको बता दें कि जो प्रसाद युग है इसी को प्रेमचंद युग कहते हैं और इसी को हम शुक्ल युग कहते हैं। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हुआ वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि शुक्ल युग, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग तीनों एक ही युग का नाम है, चाहे इसको शुक्ल युग कहें, चाहे प्रसाद युग कहें और चाहे प्रेमचंद युग कहें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसको सही कर लीजिएगा, ये है 1918। 1918 से 1936 का समय है किसका? शुक्ल युग का या प्रेमचंद युग का या प्रसाद युग का, तो अर्थात उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9। इस बार थोड़ा कूट पद आ गया है, फिर भी आप इसको मिलान करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। सॉरी बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 9 मिलान कीजिए।
पहला है मैला आंचल। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की। दूसरा है चित्रलेखा, यह किसकी रचना है? तो ये है भगवती चरण वर्मा की। उसने कहा था चंद्रधर सलमा गुलेरी, और कफन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। प्रकार से अब हम देखते हैं जो हमने मिलान किया है उसमें कौन सा विकल्प राइट होने वाला है। तो पहले का खा है, पहले का खा, दूसरे का गा वाला ऑप्शन है, और तीसरे का घा है, चौथे का क्या है? का है। जो ऑप्शन नंबर एक आ रहा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलान के हिसाब से। पहले का खा, दूसरे का गा, तीसरे का घा और चौथे का का। तो इस प्रकार से जो प्रश्नोत्तर नंबर 9 है मिलान कीजिए वाला, उसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास है? ऑप्शन है सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन और चित्रलेखा। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कह रहा है कि कौन उपन्यास है। तो सेवा सदन प्रेमचंद जी का आपके उपन्यास है, और जो चित्रलेखा है ये भगवती चरण वर्मा का है। विराटा की जो पद्मिनी है यह भी उनकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा साहब की। तो जो बचा कफन, ये कहानी है किसकी? मुंशी प्रेमचंद साहब की। तो इसमें देखा जाए तो सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी और चित्रलेखा ये तीन आपके उपन्यास हैं। तो कौन से विकल्प में पहला, दूसरा और चौथा आ रहा है? मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो सी है इसी में पहला, दूसरा, चौथा आ रहा है। यानी प्रश्नोत्तर नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा, चौथा। यही आपके इनमें से उपन्यास हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 11 है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, आतप पर्यव प्रभात। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पे मन मानो जर जानो जैसे शब्द आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये इसका लक्षण है। तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 13। प्रश्नोत्तर नंबर 13 में एक लक्षण दिया गया है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 11-13 पर विराम होता है, 24 मात्राएं होती हैं। बताइए यह किस छंद का लक्षण है? तो ये रोला छंद का लक्षण है। रोला में ऐसे 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 पर और 13 पे आपको रुकना होता है। 11-13, 11-13, 11-13, ये आपका रोला छंद होता है जिसमें 1, 2, 3, 4 चरण 11-13 पर आपका यति होता है, यानी विराम होता है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोला। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 14। इसमें कह रहा है कि जो प्रहार शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें प्र नामक उपसर्ग लगा हुआ है। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र मतलब होता है 5 तंत्रों का समूह, तो हो गया पंचतंत्र। तो जहाँ पे नंबर की बात आ जाए वहाँ क्या होता है? द्विगुवाचक समास होता है, द्विगु समास यानी संख्यावाची द्विगु समासा। जहाँ पर भी नंबर की बात आ जाए वहाँ आपका द्विगु समास है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 16। कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है 17वां, आंसू का तत्सम शब्द क्या होता है? तो आंसू का होता है अश्रु। फिर है 18वां। 18वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्मवाच्य में आपकी कर्म की प्रधानता होती है। अगला है 19वां, जिसका कहा गया है शब्द और विभक्ति बताइए। शब्द क्या है आपका? ताभ्या है। यहाँ पे आगे विराम है, मतलब विसर्ग है यहाँ पर। तो ताभ्या का जो आपका वचन और विभक्ति देखना है तो ये चौथी विभक्ति का बहुवचन है ताभ्या। फिर आता है 20वां। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सर्वनाम है? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है वो आपका क्या होता है? सर्वनाम होता है।
तो जो मनुष्य है यह एक संज्ञा है, जो बचपन है यह भी एक संज्ञा है। तो उपर्युक्त सभी तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो बचा क्या, कोई। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्वनाम है इसमें वह कौन सा सर्वनाम है, कोई। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है जिसका नाम है कोई, यही आपका सर्वनाम कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने 20 प्रश्न देखा, इसके हल देखे। अब आगे चलते हैं, खंड नंबर आ हुआ कंप्लीट। अब खंड नंबर बा पर प्रवेश करते हैं। अब थोड़ा अपने रफ्तार को बढ़ाएंगे, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें दिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 1। 6 नंबर के प्रश्न होते हैं, 1 2 3। ये 3 आपके पास प्रश्न होते हैं, इन्हीं का उत्तर आपको देना होता है। आप गद्यांश को प्रेम से पढ़िए आराम से, उसके बाद आप देखिए किस पाठ से आया है, किस लेखक का है, तो आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ में थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देश का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने को आएगी। तो ये जो चैप्टर आपका है, ये कौन सा चैप्टर का है, भारतीय संस्कृति चैप्टर का है। सबसे पहले संदर्भ लिखेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आप इतना लिखेंगे तो आपको संदर्भ में 2 नंबर मिलेंगे। फिर आप लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, इस प्रश्न का आप उत्तर इसी में से ढूंढ के लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। फिर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करना, इसके लिए भी मिलेंगे आपको 2 नंबर। थोड़ा आपको हेडिंग थोड़ा आपको हाईलाइट कर दें, बता दें कि आपको व्याख्या कैसे करनी है। किसी भी गद्यांश की व्याख्या करने से पहले आप इसको जरूर लिखेंगे जिस पाठ के लेखक है उनका नाम। जैसे इसके है राजेंद्र प्रसाद जी, तो आप लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश में राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि, इतना लिखने के बाद ही आप इन हाईलाइट जो पंक्ति हैं यानी कि जो रेखांकित पंक्तियां हैं, इनका आप अर्थ लिखेंगे। इतना जो जरूर लिखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी गद्यांश में कहते हैं कि, उसके बाद आप जो आपको समझ में आए, क्योंकि देखिए व्याख्या गद्यांश वाले हम जैसे बताएंगे आप डिट्टो छापेंगे नहीं, तो आपके दिमाग में जैसे उस समय आएगा बना करके लिख दीजिएगा। अगर आपको कुछ ही न समझ में आए तो आप लिखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि, और यहाँ से जितना रेखांकित अंश है यहाँ से आप पूरा सेम टू सेम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ तक पूरा लिख दीजिएगा। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए 2 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा, क्योंकि एग्जामिनर केवल आपका संदर्भ देखता है और इन 2 प्रश्नों को इसी के आधार पर नंबर दे देता है। अगर मान लीजिए आप इसको ना कर पाए तो अथवा में दूसरा भी लगा रहता है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा, चाहे आप पहला करें चाहे आप दूसरा करें। फिर आ जाता है प्रश्नोत्तर नंबर 2। अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। इसमें भी 6 नंबर हैं। इसमें आपको पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और जो प्रश्न है उसका उत्तर। जैसे आप इसको पढ़े पद्यांश को, तो पद्यांश आपका है रसखान वाले चैप्टर से लिया गया है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंजे की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लैलकुटी, वन गोधन ग्वारा न संग फिरूंगी, भाव तो सोही मेरो रसबान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरानो धरोगी। ये आपका जो लिया गया है पद्य, ये आपके रसखान वाले चैप्टर से है। तो आप संदर्भ में लिख दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित है। शायद इसका नाम क्या है, रसखान वाले चैप्टर का डायरेक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा है। रसखान के पद या रसखान के दोहे से कुछ करके है, उसको लिख करके लिखेगा कि इसके रचयिता आपके रसखान जी हैं। ठीक है, तो आपका संदर्भ हो जाएगा कंप्लीट। फिर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप इस रेखांकित अंश की आप व्याख्या अपने हिसाब से जैसा भी आपको समझ में आए आप इसको कर दीजिएगा अपने भाव में।
लेकिन इतना जरूर लिखेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं। उसके बाद आप अपने आधार पे रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। फिर आप इस जो तीसरा प्रश्न है इसका आप आंसर लिखेंगे तो दो 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 करते हुए आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। ठीक है। अगर ये ना हो भैया तो कठिन लग रहा हो तो आप दूसरा देखिए। ये वाला देखिए, ये वाला आपका है ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, और प्रात समय जसुमति अरु नंद देखि सुख पावता, और माखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवावत, और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, और सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनको हित जदुनाथ। सूरदास जी इस पद में लिखते हैं, सूरदास के पद वाले चैप्टर से लिया गया है। इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ही 2 लाइन करनी है। लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में इस प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आ रही है। उस मुझे क्या क्या याद आ रहा है तो गोपी के संग जो हम खेलते थे वो सब याद आ रहा है, पूरा दिन हंसते हंसते बीत जाता था ये याद आ रहा है। और जो ब्रज के वासी हैं वो बहुत धन्य हैं, जिनको यदुनाथ मतलब यदुनाथ, यदुनाथ का मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिनको भगवान कृष्ण जैसा हितैषी मिला है, या उनको हित चाहने वाला भगवान श्री कृष्ण जैसे हित चाहने वाले मिले हैं, ऐसे ब्रजवासी बहुत धन्य हैं। इस सूरदास जी कह रहे हैं ब्रजवासियों के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ऐसा बता रहे हैं कि उद्धव हम बहुत भैया दुख है, मैं बहुत व्याकुल है मथुरा ब्रज जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मज़ा था, हमको गोपी के संग खेलते थे और दिन दिन हंसते थे बढ़िया, ये सब हमारा हो रहा था, लेकिन अब सब सत्यानाश से कर दिए हो। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनको बता रहे हैं। तो ये इसका हो जाएगा भावार्थ यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री कृष्ण को ब्रज में कौन कौन सी बातें स्मृति नहीं होती, मतलब कौन कौन बात उनको नहीं भूल रहा है, उनको वहाँ के वन है, वहाँ के उपवन है, ये सब नहीं भूल रहे हैं। जो सुबह सुबह जसमती यानी यशोदा माता मैया और नंद उनको देख कर सुख पाते थे वो नहीं भूल रहा है। माखन रोटी चुरा चुरा के खाते थे वो भी नहीं भूल रहा है। पूरा दिन गोपियों के साथ खेलते थे। तो ये सब जो उनकी लीलाएं थी भगवान कृष्ण की, इन सबको विस्मृत यानी कि भूल नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 में संस्कृत के गद्यांश का आपको संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपका संदर्भ का, 3 नंबर अनुवाद का मिलकर के 5 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे आप इसको पढ़ें, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मा अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसायान्, न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिलान्यासश्च कृत लोके विस्तृतः, अत्रव्य कौशेया सटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। ये आपके वाराणसी वाले चैप्टर से लिया गया है। तो आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इतना लिख देंगे, संदर्भ हो जाएगा आपका। पूरा अनुवाद में लिखेंगे कि इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसी और भी लोग जो महात्मा है यहाँ पर आए और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया।
यह नगरी न केवल दर्शन के लिए साहित्य अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी बहुत आगे है। यानी विविध कला नाम जो है विविध कला अनेक प्रकार की कलाओं में भी यह बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, केवल साहित्य और दर्शन में ही नहीं। यहाँ पे शिलान्यास और विस्तृता है अत्यंत। यहाँ पे जो आपके क्या बोलते हैं वाराणसी में आपके जो कौशेया है, सटिका है, जो रेशमी है, ये देश में बहुत ज़्यादा व्याप्त है, सर्वत्र हर जगह ये आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा अपने हिसाब से आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिट्टो लिखना हो तो जो मैंने बताया आप इसको लिख दीजिएगा। अथवा में दूसरा है, आप चाहे तो अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, इसको भी आप लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा या महत्व वाले चैप्टर से लिया गया है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 पर। इसमें भी वही 5 नंबर का है, 2 नंबर का आपको संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद। तो चाहे आप ये वाला पद्यांश का हल करें, चाहे इसको करें। पहला है माता गुरुतरा भूमि खात पितर उच्चतस्ततः। माता गुरुतरा भूमि खात पित उच्चस्ततः। मनः शीघ्रतरं वातात चिंता बहुतरी तृणात्। अगर आप चाहें तो आप इसको करें अथवा आप इसको करें। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुटवक्ता चायो जानाति सा पंडिता। अपदो यानी कि पैर नहीं है फिर भी दूरगामी है, दूर तक जाता है। चा मतलब और साक्षरो यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी पंडित है। अमुखा जिसके मुख नहीं है, इसके मुख नहीं है फिर भी स्फुट वक्ता अच्छा बोल लेता है। बताओ क्या है, जो बताएगा वही पंडित है। तो जो एक होता है पत्र, यही आपका है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लेटर। इसके पाँव नहीं है फिर भी यहाँ से भेजो वहाँ तक पहुँच जाता है। पढ़ा लिखा नहीं लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीज़ लिखे रहती हैं, जो पढ़ता है वही पंडित हो जाता है। ये बोल नहीं पाता है लेकिन जो पढ़ता है उसके माध्यम से ये बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से पत्र है, ये एक पहेली है और इसको आप संदर्भ और व्याख्या कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 5वां देखते हैं। 5वां है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपको किसी एक का उत्तर देना। 3 नंबर का आता है। अब अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य लगे हैं। जैसे हम अमेठी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हमारे अमेठी डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सरकार लक्ष्मी का सारांश चाहे लिखे और चाहे मेवाड़ मुकुट के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण करें। हमने सभी खंड काव्य की वीडियो बना रखी है, कक्षा 10 प्लेलिस्ट के नाम से है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। आप किसी भी जिले में है, आपके जिले में जो खंड काव्य चल रहा हो उस खंड काव्य की वीडियो आप देख सकते हैं और 3 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 6 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। शब्द सीमा इसकी जो है वैसे शब्द है, नंबर आपको 5 मिलेंगे। अब 5 नंबर कैसे डिवाइड होंगे ध्यान दीजिएगा। 5 में जो 3 नंबर आपका होता है वह हो जाएगा इनके जीवन परिचय लिखने पर, 2 नंबर इनकी रचना लिखने पर मिल जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शुक्ल, ये 3 हैं, इनमें से आप किसी एक का लिखें। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सभी जो कवि हैं जो पद्य में लगे हैं और जो गद्य में आपके लेखक लगे हैं इन सभी का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ाया है और प्लेलिस्ट बनाई है कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी 2026 करके। आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं, जितने भी आपको लेखक हैं आप सभी का जीवन परिचय क्रम से पढ़ सकते हैं और आराम से बोर्ड कॉपी में लिखेंगे। मैं जितना बताया हूँ अगर आप उस हिसाब से लिखेंगे तो आपके जो 80 शब्द की समय सीमा है ये भी आराम से कवरेज हो जाएगी, पूरी हो जाएगी और आपका नंबर भी पूरा मिलेगा। एक भी नंबर कटने के चांस नहीं होंगे जीवन परिचय में, हमारी गारंटी है। उसके बाद आता है खा। खा में जो है वह यह आया है कि इसमें भी आपको एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, जैसे बिहारी लाल हो गए, सूरदास हो गए या फिर मैथिली शरण गुप्त हो गए। इस प्रकार से आप लिखिएगा तब आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और कैसे लिखना है इनका जीवन परिचय इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं आपको इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं जब मैंने कक्षा 10 पास किया था जिस वर्ष, उस साल मैंने 97 नंबर हिंदी में लाए थे।
3 नंबर मिला बहुविकल्पीय में गलत हो गया था, इसीलिए उसका 3 नंबर कट गया और थ्योरी में मैंने 67 नंबर और 30 नंबर मिलता है जो कॉलेज की स्कूल की तरफ से, कुल मिलाकर के 97 नंबर में लाया था। मुझे इसलिए जानकारी है कि मैं आपको जितना बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लिखिएगा, और मैं आपको कॉपी भी बताऊँगा लिखकर कॉपी में। आप अच्छे से मैं दावा करता हूँ आप थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो 97 नंबर मैं लाया हूँ, तो आप भी ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, लिखने की जो कला है हिंदी विषय में वह बहुत अच्छी है। अगर आप लिखने की कला नहीं जान रहे हैं तो आप 3 घंटे में पेपर को नहीं सॉल्व कर पाएंगे मेरे भैया। तो आप लिखने का प्रयास करें, नहीं तो आप जीवन परिचय में ही 1 घंटा निकाल जाएंगे। आधा घंटा आप लगाएंगे जीवन परिचय लिखने में तो आपको पूरा समय निकल जाएगा। तो इसलिए शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आप लिखेंगे। तो आप यूट्यूब चैनल पर जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन उसमें प्लेलिस्ट में चेक करिए वीडियो, जैसे जैसे वो वीडियो में जीवन परिचय पढ़ाया गया है वैसे ही आप आराम से पढ़िए, उसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा। 7वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो जैसे है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह वाला आपके में नहीं आया था, और याद करिए, एक श्लोक याद कर लीजिएगा राजा, ताकि आपको 2 नंबर मिल जाए, नहीं तो सब लोप कर दोगे। जैसे पहले चैप्टर में आपका है, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यस्य कौशेयम सा काशिकेन उपमायते। तो चाहे दोनों में से एक याद कर लीजिए, लिखिएगा, मज़ा आ जाएगा, 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। ये फिक्स वाला क्वेश्चन है, ये हर बार आता है बाबू। हम भी जब पढ़े से हमने पेपर दिया तब भी आया था कि ये किस लोग याद कीजिए। तो इस 2 नंबर को तो कहीं नहीं जाने देना है, याद कर लीजिएगा। हम आपको पूरे अनिवार्य संस्कृत में से 5 श्लोक लेकर आएंगे, उन 5 को याद कर लीजिएगा, तो आपका जो पद्यांश वाले में 6 नंबर आता है वो भी कन्फर्म हो जाएगा, और 2 नंबर जो इसमें आता है ये 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा केवल एक वीडियो से। वो वीडियो में जल्दी लाऊंगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप देखिएगा। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 8। इसमें कह रहा है कि आपको संस्कृत में उत्तर देना है। 4 प्रश्न है और इसमें से आपको केवल 2 का उत्तर देना है। भारतीय संस्कृत मूल किमस्ति, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है? आप इसको आराम से इसका उत्तर संस्कृत में लिख पाएंगे। का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, पूर्व राजा के सह युद्धेन। को पूर्व राजा ने किसके साथ युद्ध किया था, इसको आपको लिखना है। पूर्व राजा कौन है? सिकंदर। किसके साथ युद्ध किया था? सॉरी, पूर्व राजा जो है वो किसके साथ युद्ध किए थे? तो सिकंदर के साथ युद्ध किए थे, ठीक है, अलेक्जेंडर जिसको कहते थे। उसके बाद आता है चंद्रशेखर का आश्रित। चंद्रशेखर कौन थे? एक महान क्रांतिकारी थे, लेकिन आपको संस्कृत में इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो 2 आप कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलके 2 मिल जाएगा। फिर आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9 की तरफ। प्रश्नोत्तर 9 नंबर है, इसमें आपको एक विषय पे निबंध लिखना होता है। इसकी जो शब्द सीमा है 200 शब्द है और 7 नंबर आपको मिलेंगे। टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप है या फिर वरदान है, यातायात के नियम है, जनसंख्या से लाभ है या फिर हानि है। इन 4 टॉपिक पे आप लिखिएगा। मैं इन 4 टॉपिक पर निबंध का वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देखिएगा। आप प्लेलिस्ट खोल करके कक्षा 10 के सभी वीडियो की तरफ से देखिएगा, तब आप पेपर सॉल्व कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण हर बार आता है, ये 100% किसी न किसी सेट में ज़रूर आता है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है बाबू। 7 नंबर आराम से मिल जाएगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 10। इसमें कह रहा है उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और असुविधा ना उपलब्ध होने का उल्लेख हो, यानी कि भैया साफ सफाई नहीं है, असुविधा है, इसके लिए आपको उत्तर मध्य रेलवे को पत्र लिखना है। अब हम आपको पत्र लिखना भी सिखा देंगे। मैंने वीडियो बनाया था पिछले साल, लेकिन उसको ना देखिए, हम न्यू वीडियो जल्द बनाएंगे और आपको हम बताएंगे पत्र कैसे लिखा जाता है, ताकि आपका 4 नंबर ना छूटे। 4 नंबर आप अच्छे से कर लीजिए। मैं यही टॉपिक पर आपको दिखाऊंगा बना करके वीडियो, यही इस टॉपिक पे, तो आप 4 नंबर आराम से अपने हाथ में रख सकते हैं। अथवा आप अपने रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर दिया एक रफली तरीके से। तो आप सभी को एक प्रकार से हंसने वाली इमोजी बना करके हंसाएं, और पेपर की तैयारी के लिए आप लोग अच्छे से मुस्कुराएं, पढ़ें, मत से टेंशन एक को नहीं लेना है भैया, हम आपके साथ हैं। और
आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इससे में हमारा भला हो जाएगा। और आपसे निवेदन है कि जो आपको ना आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट जा करके अच्छे से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। जो आपका टॉपिक कवर हो गया है उसको ना देखें, जो नहीं कवर हो गया उसको वीडियो से आप कवर कर लें। मैं डेली आपको एक एक मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा और आपके लिए अच्छे से तैयारी कराऊंगा। जाते जाते एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं कि मैं आपको कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छा ये आता है कि कॉपी कैसे लिखना है, तो आपको मैं अपने हाथों से सुंदर सुंदर शब्दों में कॉपी लिख करके तैयार करके वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कॉपी कैसे लिखी जाती है, कि आप 95 प्लस नंबर कैसे लाएं। तो ये अपनी विश्वास कीजिए कि जब मैं 97 ला सकता हूँ तो आपका भी मैं 95 प्लस लाने की सामर्थ्य रखता हूँ। तो ज़्यादा अब वाहवाही ना करते हुए अपने वीडियो का समापन करते हैं। आप सभी से फिर से हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। लव यू ऑल।